जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि जितना माइक्रो टीचिंग महत्वपूर्ण है ठीक उतना ही कहीं ना कहीं सिमुलेटेड टीचिंग भी महत्वपूर्ण है। अनुरूपित शिक्षण की अगर बात किया जाए तो ये यूजीसी नेट में भी बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं एजुकेशन में, और ठीक उसी के साथ अगर देखा जाए तो बीएड में, एमएड में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों के पॉइंट रखा हूँ यहाँ पर, जिस पॉइंट के अंतर्गत मैं आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से बताऊँगा कि ये सिमुलेटेड टीचिंग होता क्या है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इससे बेसिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं शिक्षण का, क्योंकि इसमें शिक्षण भी शब्द जुड़ा हुआ है, पहले इसको समझाने से पहले इसको समझना पड़ेगा कि टीचिंग होता क्या है। शिक्षण अगर बात किया जाए तो शिक्षण क्या होता है, कला होता है। ठीक है, और एक शिक्षक कक्ष में अपने कला का सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुतिकरण करता है, सरल हो, सुगम हो, सुबोध्य हो, जिससे बालक आसानी से सरल तरीके से उसको सीख सके। एक अच्छा टीचर तभी माना जाता है जब उसकी बातों को छात्र जो हों वो सरलतम तरीके से सीख और समझ जाते हों, तभी वो अपने टीचर भी क्या कर रहा है, अपने कला का सही ढंग से प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, अगर हम अनुरूपित शिक्षण की बात करें तो जिस प्रकार से कोई कलाकार रंगमंच पर जाकर के अपने कला का क्या प्रस्तुतिकरण करता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक भी कक्ष में जाकर के अपने शिक्षण कौशलों का सही ढंग से प्रस्तुतिकरण करता है। और जो पर्यवेक्षक होता है या निरीक्षक करता जो होता है, उस कला का प्रस्तुतिकरण वो चेक करता है कि टीचर ने या छात्राध्यापक ने कितने अच्छे तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण किया, जो अभिनय उसने या टीचर का जो रोल उसने लिया था उसको कहाँ तक उसने निभाया। ठीक है, इसका देख रेख कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक करता है क्लासरूम में बैठ करके, और उसी के दौरान वो क्या करता है, उसको सलाह देता है, परामर्श देता है, और पूर्व में उसको और अभ्यास करने के लिए निर्देश देता है, ताकि जो कमियां हैं उसको क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जिसमें जो अनुरूपित शिक्षण होता है, जिसमें उनमें वैचारिक शक्ति का कहीं ना कहीं शक्ति का समावेश हो सके, शिक्षण कौशलों का यथोचित विकास हो सके, जो कि किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी आदर्श के बारे में शिक्षक क्या करता है, अनुकरण करता है, और उसी अनुकरण के आधार पर उसके अनुरूपित वो व्यवहार करता है। और अनुरूपित किसका, टीचर का, क्योंकि टीचर का ही वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, अभिनय कर रहा है उस रंग मंच पे आकर के। जैसे मैं आप लोगों के सामने आकर के क्या कर रहा हूँ, टीचर का रोल में आकर के आपके सामने कहीं ना कहीं अनुरूपित शिक्षण पे बात कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं भी एक क्या हूँ, एक रंग मंच पर अपनी प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये तो था थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन, क्योंकि अनुरूपित शिक्षण से संबंधित अगर देखा जाए, इसमें अनुरूपित शिक्षण का नाम संज्ञापित होता है, जहाँ से ये निकल के आता है कि अनुरूपित शिक्षण होता क्या है। तो अनुरूपित शिक्षण क्या होता है, एक भूमिका है जिसका निर्वहन कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका करती है। ठीक, दूसरी बात है, अनुरूपित शिक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखा जाता है तो अनुरूपित जो शिक्षण है उसका परिदृश्य देखने में हमें आता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आप देखेंगे तो जो विमान चालक हैं, उन विमान चालकों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने शत्रुओं पर किस प्रकार से गोले दागे जाएं, जिससे कि जो शत्रु है उस शत्रु को गोले के माध्यम से अधिक मात्रा में उनको क्या किया जा सके, मारा जा सके। ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं से कहीं ना कहीं इसका जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है ऐतिहासिक परिदृश्य में। लेकिन इसके अगर अलावा बात किया जाए तो 5वें और 6ठे दशक की बात है। एक ब्राउन महोदय हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नाम जो आता है ब्राउन महोदय का। ठीक है,
ब्राउन ने क्या किया था, अनुरूपित शिक्षण की जोरदार वकालत किया था और कहा था कि अगर इस पे शोध किया जाए ना, रिसर्च किया जाए और इसका शिक्षा में प्रयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं अनुरूपित शिक्षण जो है वो कक्षा कक्ष में ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। ठीक है, फिर उसके पश्चात अगर देखा जाता है तो अमेरिका में सर्वप्रथम अनुरूपित शिक्षण की जो बात की जाती है 1955 ईस्वी में, सन याद रखिएगा क्योंकि सन ज़्यादा पूछता है, कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में 1955 में क्या किया गया था, इस अनुरूपित शिक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया था और अमेरिका में ही बहुत सारे यहाँ पे शिक्षा शास्त्री हैं जिनमें उनका नाम आता है ब्रूनर महोदय। ठीक है, ब्रूनर हैं, जेम्स कोलमैन हैं, जेम्स कोलमैन, ये मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शोध कार्य किया था और अनुरूपित शिक्षण पे बात किया था। ठीक है, और अनुरूपित शिक्षण को और अधिक विकसित करने का जो काम है वो अमेरिका में इन्हीं दोनों मनोवैज्ञानिकों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम किया। और अमेरिका में आप देखेंगे तो बहुत सारे रिसर्च इस पे किए गए और प्रभावी ढंग से कहीं ना कहीं शिक्षण में इसको लागू किया गया। अमेरिका अगर है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ब्रिटेन भी इससे पीछे नहीं हटता है ना, तो ब्रिटेन क्यों पीछे रहे भाई, तो ब्रिटेन भी पीछे नहीं रहा और उसने भी क्या किया, अपने शिक्षा शास्त्रियों को निर्देश दिया कि अनुरूपित शिक्षण पे शोध कार्य किए जाए। तो वहाँ से भी आप देखेंगे तो एक नाम आता है टेंसी का। ठीक है, नाम याद रखिएगा, टेंसी हैं, अरविन हैं, एक मिनट, अरविन महोदय हैं और उसके साथ साथ क्रेससैक हैं, क्रेससैक महोदय हैं। इन्होंने जो प्रशिक्षित करने वाले अध्यापक हैं उन प्रशिक्षकों को अनुरूपित शिक्षण की ट्रेनिंग दी जिसको वो अपने व्यवहारिक रूप में कहीं ना कहीं आत्मसात कर सके, जिससे वो क्या करें कि पूर्व में ऐसा अभ्यास करें जिससे कि वो अध्यापक के जैसा कह सकते हैं कि अध्यापक के जैसा व्यवहार लागू किया गया। ठीक है, तो व्यवहारिक बनाने का जो काम है वो ब्रिटेन ने भी किया। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में NCERT ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, NCERT ने भी योगदान दिया है और एक सेंट्रल फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन संस्थान है, वो है आपका बड़ौदा में। ठीक है, बड़ौदा में क्या नाम है उसका, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन संस्थान बड़ौदा। ठीक, बड़ौदा में भी अगर आप देखेंगे तो ये अनुरूपित शिक्षण को बढ़ावा देने का काम किया गया। यहाँ पे भी बहुत सारे रिसर्च किए गए जिससे कि अनुरूपित शिक्षण को व्यवहारिक रूप में लागू किया जाए, जो कि हम क्या कर सके, शिक्षण का रोल अदा कर सके, जिससे कि एक टीचर को शिक्षण करने से पहले ही हम क्या कर सके, उसको ट्रेंड कर सके कि शिक्षण में शिक्षक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, शिक्षक जो होता है किस प्रकार से शिक्षण प्रस्तुत करेगा या प्रभावशाली ढंग से शिक्षण करेगा जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। इसलिए कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में अगर देखते हैं तो सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण करने का जो नाम आता है वो NCERT का ज़्यादा आता है और NCERT ने बहुत सारे शोध कार्य संलग्न किए हैं। उसके साथ साथ भारत में भी आप देखेंगे तो अगर अब ये तो था थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कहाँ से इसका उद्भव हुआ, कितना गति प्रदान किया गया, कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है, कहाँ पर रिसर्च आज भी चल रहे हैं, ये मैंने बातें आप लोगों को बताया। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसके अर्थ के, अनुरूपित शिक्षण का अर्थ की परिभाषा की, तो समझते हैं। तो अनुरूपित शिक्षण का जो अर्थ होता है, किसी भी भूमिका को कुशलतम अदाकारी या कुशलतम ढंग से क्या करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना ही क्या कहलाता है, अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। अनुरूपित का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, मतलब आप टीचर को देख करके उसकी पूरी रूपरेखा, पूरी काया और
जिस तरीके से वो बोल रहा है, जिस तरीके से वो चल रहा है, जिस तरीके से उसका पहनावा है, वही क्या करना, उसका नकल करना। जैसे आप देखे होंगे कि एक बात आती है पर्सनालिटी में जैसे हम पढ़ते हैं तो एक क्या होता है, मुखौटा होता है, जिसको देख करके हम उसी के अनुसार क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो क्लासरूम में बैठे विद्यार्थी रहते हैं उनको रोल दे दिया जाता है, किसका, शिक्षक का, छात्र का, पर्यवेक्षक का। तो वही उन्हीं छात्रों में से क्या होते हैं, उन्हीं छात्र में से ही कोई एक टीचर बन जाता है, कोई छात्र बन जाता है और कोई पर्यवेक्षक बन जाता है। उसमें से जो टीचर बनते हैं वो आकर के क्या करते हैं, टीचर के रोल में अपना शिक्षण का कार्य करते हैं, अभ्यास करते हैं टीचर बनने का। और कुछ बच्चे अपना बच्चे का रोल करते हैं, जिसमें आप शरारती बच्चे बन जाते हैं, कुछ बच्चे उसी में से प्रश्नीकरण करते हैं, कुछ बच्चे उसी में परेशान करने के लिए जो शरारती कह सकते हैं, तो जो शरारत करते हैं तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस कर, सर ये हमें मार रहा है, सर हमें बाथरूम लगा है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो अब आप जो कह सकते हैं पारंपरिक शिक्षण पद्धति है उससे आप अवगत होते हैं कि अगर क्लासरूम में ऐसी परिस्थिति बनी है तो उस परिस्थिति को कैसे हम संभालेंगे। इसलिए अनुरूपित शिक्षण कराया जाता है ताकि वहाँ पे आप समझ सके कि क्लासरूम में ऐसी परिस्थितियाँ घटित होती हैं तो आप उस परिस्थितियों से कैसे निपटारा करेंगे। तो इसलिए अनुरूपित शिक्षण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। उसमें टीचर किसका रोल अदा करता है, तो शिक्षक का रोल अदा करता है, छात्र का रोल अदा करता है, ठीक है, और पर्यवेक्षक का। ये तीन चीज़ों का कहीं ना कहीं रोल अदा करता है उसी में, ठीक है। तो शिक्षण देने के पहले ही क्या किया जाता है, उसमें बहुत सारे पर्यवेक्षक के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं, जिसके आधार पे वो अपनी भूमिका का कुशलतम तरीके से अदाकारी करता है, निर्वहन करता है। और अभ्यास के जरिए आप देखिए तो छात्र अध्यापक किसी एक कौशल का, ठीक है, अगर व्याख्या कौशल ही सीख रहा है, जैसे मैक्रो टीचिंग में आप एक समय में एक शिक्षण कौशल लेकर के आते हैं, ठीक उसी प्रकार से अनुरूपित शिक्षण में भी क्या किया जाता है, एक कक्षा में एक समय पर एक कौशल लेकर के आकर के उसी कौशल पे वो क्या करता है, टीचर अभ्यास करता है, ठीक है, और उसी अभ्यास में वो बार बार निपुण होने का प्रयास करता है। और उसमें जो कमी रह जाती है तो वो पर्यवेक्षक के द्वारा उसको बताया जाता है, समझाया जाता है कि आपके टीचिंग के दौरान ये कमियां पाई गई, ताकि समय रहते वो क्या करे, पूर्व में फिर से अभ्यास कर सके और अपने कमियों को क्या कर सके, सुधार सके। तो आज देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो माइक्रो टीचिंग करते हैं या अनुरूपित शिक्षण करते हैं, तो पर्यवेक्षक अगर नहीं है तो आप स्वयं से क्या कर सकते हैं, तकनीकी का भी सहायता ले सकते हैं जो मशीनीकृत है। आप मोबाइल को ऑन करके एक साइड रख दीजिए और उसके पश्चात आप बच्चों के सामने क्या करिए, पढ़ाइए, अनुरूपित शिक्षण कीजिए। जो रोल लेकर के आए हैं, जिस टीचर का भी आप रोल लेकर के आए हैं, जैसे गणित का शिक्षण अगर करना चाहते हैं तो गणित वाले टीचर का, सामाजिक विज्ञान का करना चाहते हैं तो सामाजिक विज्ञान का, किसी भी टीचर का अगर आप करता है तो उस विषय को लेकर के आए हैं, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग मोड पर रख करके आप टीचिंग करिए, ठीक है। टीचिंग करने के दौरान आप जब समाप्त हो जाता है तो फिर देखिए, आप वो रिकॉर्ड जो किए हुए हैं वीडियो को आप उसमें देखिए कि हमारा क्या सही ढंग से संप्रेषण हो रहा था शिक्षण के दौरान, क्या हम बच्चों से बीच बीच में कोरिलेट कर पा रहे थे, क्या उनसे प्रश्नीकरण कर पा रहे थे, क्या बच्चे आपस में बात तो नहीं कर पा रहे थे, कक्षा में अनुशासन बना हुआ था कि नहीं, हम जहाँ ब्लैक बोर्डिंग करने जा रहे थे तो उसके दौरान हम क्या बिल्कुल मौन तो नहीं थे, कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, हमारी राइटिंग कैसी है, हमने जो व्याख्या दिया वो क्या स्पष्ट था, क्या बच्चों के स्तर का हमारा प्लानिंग था कि नहीं था। ये बहुत सारी बातें छोटी छोटी आप उसमें रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपको जो कमियां रहेंगी आप उसमें उसके तकनीकी के माध्यम से भी सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, पूर्व में अभ्यास कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, अनुरूपित शिक्षण बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना बात समझ में सबको आया। तो प्यारे बच्चों, ये प्रशिक्षण प्रदान करने की एक प्रविधि होती है जिसके आधार पे शिक्षक क्या करते हैं, किसी एक कौशल में या कौशल को सीख करके निपुण होता है, दक्ष होता है और जिसके आधार पर वो बहुत सारी गतिविधियों को संपन्न करता है। इसको बोल सकते हैं कि ये एक रोल प्ले होता है जिसको कि
या रोल प्ले कहीं ना कहीं होता है जिसके आधार पे टीचर को क्या करना रहता है, रोल को अदा करना रहता है, अभिनय करना रहता है। इसको बनावटी कक्षा भी कह सकते हैं कि जैसे रोल कोई किया जाता है तो बनावट ही बनता है, टीचर नकली बन गया, नकली छात्र बन गया, ठीक उसी प्रकार से ये नकली होते हैं जिसमें छात्राध्यापकों को ही क्या करना पड़ता है, सारे रोल निभाने पड़ते हैं। ठीक है, तो किसका रोल निभाता है, छात्र और शिक्षक दोनों का रोल वही निभाता है। ठीक है, अगर इसके परिभाषाओं की बात करें तो एक फिर्क महोदय हैं जिन्होंने कहा वास्तविक अथवा यथार्थ तथ्यों परिस्थितियों का नियंत्रित प्रतिनिधित्व करना ही क्या कहलाता है, अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वास्तविक अथवा यथार्थ जो होता है परिस्थितियों को वो नियंत्रित प्रतिनिधित्व करना ही क्या कहलाता है, अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। अब देख लेते हैं अनुरूपित शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अनुरूपित शिक्षण की अगर बात किया जाए तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। पहले ये कि जो शिक्षण ये किया जाता है इसमें किसी एक कौशल में बच्चों को क्या करना, निपुण करना, दक्ष बनाना, उनकी योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं ये सिखाई जाती है। तो गुणवत्ता बनाने के लिए क्या किया जाता है, अनुरूपित शिक्षण किया जाता है। दूसरी चीज़, अनुरूपित शिक्षण के द्वारा जो विविध शैक्षिक नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं या फिर जो गतिविधियां रहती हैं उस पर ये आधारित किया जाता है। तो उस नियमों को वो सीखते हैं, उन सिद्धांतों से वो परिचित होते हैं, इसलिए भी अनुरूपित शिक्षण कराई जाती है। तीसरी चीज़, अनुरूपित शिक्षण जब कराया जाता है तो ये छोटे समूहों पे कराया जाता है। ठीक है, और जो छोटे समूह पे होता है या किया जाता है तो इसमें शिक्षक जो होते हैं वो उन्हीं छात्र के बीच से ही चुने जाते हैं। छात्र भी वही जो रोल किए जाते हैं उन्हीं छात्रों में से ही रोल दिया जाता है। तो सभी को क्या करा जाता है, कहीं ना कहीं एक समय के पश्चात सभी को ये अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। अनुरूपित शिक्षण में आप देखेंगे तो शिक्षण के दौरान ही उसे क्या होता है, समय समय पर प्रतिपुष्टि या फीडबैक भी प्राप्त होता रहता है। जो पर्यवेक्षक रहता है उसकी कमियों को क्या करता है, वो बताता रहता है। अगर देखा जाए तो अनुरूपित शिक्षा में ये भी एक विशेषता रहती है कि इसमें जो टीचर रहता है वो बहुत कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं छात्राध्यापक होता है वो टीचर का अनुकरण करता है, रोल प्ले करता है। तो उसी के अनुसार उसकी भाषा, उसके जो हाव भाव होते हैं, भाव भंगिमाएँ होती हैं, जो वेशभूषा है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको क्या करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ों का अनुकरण करता है। और जब भी आप ये करते हैं तो टीचर समाज के लिए क्या होता है, एक रोल मॉडल होता है, एक आदर्श होता है। तो उस आदर्श को वो क्या करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है, तो बच्चे भी उसी के अनुसार कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं। आप जानिए कि टीचर जो होते हैं वो बच्चों के लिए एक आइडियल होते हैं, उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह कपड़ा पहनना। बच्चे यहाँ तक टीचर की छाप छूट जाती है बच्चों के अंदर कि आप देखेंगे कि वो विद्यालय से जब घर भी जाते हैं तो खेल खेल में वो टीचर ही बनते हैं। कोई टीचर बन जाएगा, चश्मा पहन लेगा और ऐसे छड़ी ले करके, चलो भाई मैं क्लास ले रही हूँ तुम लोग पढ़ो, तो ऐसा खेल खेल में भी वो टीचर बनते हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं टीचर के आदर्श को दिखाता है, बच्चे भी रोल मॉडल मानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अनुरूपित शिक्षण के चरण या सोपान कौन से होते हैं जिसमें पहला पॉइंट है भूमिका का चयन। सबसे पहले अगर देखेंगे तो अनुरूपित शिक्षण का सबसे पहला जो सोपान होता है वो होता है भूमिका का चयन करना। अब इसमें सर्वप्रथम छात्र का जो समूह रहता है उसमें से किन बच्चों को आज के लिए टीचर बनाया जाए और आज के लिए कहीं ना कहीं छात्र बनाया जाए, ये पहले चयन कर लिया जाता है। उसके पश्चात ही कहीं ना कहीं वो प्लानिंग करके वो टीचर आता है और शिक्षण करने का काम करता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, भूमिका का चयन कर लेना चाहिए और उसी के आधार पे ये निर्धारित हो जाना चाहिए कि आज के लिए हमारा टीचर कौन सा नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद बारी बारी वो शिक्षक आएंगे और अपना शिक्षण का कार्य करेंगे और पूर्वाभ्यास कह सकते हैं कि वो संपन्न करेंगे। दूसरा है कौशलों का चुनाव।
जो टीचर आज के लिए नियुक्त किया गया या चयन कर लिया गया, अब क्या करेगा, वो एक कौशल लेकर के उसको कौशल का वो चुनाव कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए व्याख्या कौशल है, उदाहरण कौशल है, दृष्टांत कौशल है, तो कोई भी एक क्या कर लेगा, वो कौशल का भी चुनाव कर लेगा और उसी कौशल में वो निपुण होने का प्रयास करेगा। तो वो तब तक अभ्यास करेगा, पूर्वाभ्यास करेगा जब तक कि उस कौशल में वो निपुण ना हो जाए। ठीक है, तो उस कौशल पे क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा और चर्चा करके वो उस कौशल का चुनाव करेगा कि आज हमें किस कौशलों पर निपुण होना है टीचर को। ठीक है, शिक्षण की संरचना का निर्धारण करना। अब देखिए जो ये होता है ये तृतीय चरण माना जाता है और इसमें क्या किया जाता है, इसके संचालित करने की पूरी रूपरेखा बनाई जाती है कि किस तरीके से संचालित किया जाएगा और इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि समूह का छात्राध्यापक सबसे पहले अध्यापन में क्या क्या चीज़ें करेगा। बीच बीच में वो सारी चीज़ें, जैसे बीच में होता है ना कि टीचर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बीच बीच में प्रश्नीकरण करता है, बीच में कुछ टीचिंग एड्स लेकर के आएगा जिसकी सहायता से बच्चों को ध्यान आकर्षित करेगा ना। तो ये सारी चीज़ें संरचना के अंतर्गत ही निर्धारित की जाती है। बहुत सारे महत्वपूर्ण तर्क वितर्क भी किए जाते हैं कि अगर मान लीजिए ये टॉपिक में ये बच्चे अगर पूछ लिए तो हमको उसका उत्तर किस प्रकार से देना है या बच्चों को हमें किस प्रकार से समझाना है, ये सारे तर्क वितर्क कहीं न कहीं शिक्षण की संरचना के समय ही निर्धारण कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद है निरीक्षण एवं मूल्यांकन। जब हम शिक्षण का कार्य करते हैं या फिर करने से पहले भी कह सकते हैं, करने से पहले हमें पहले एक बार निरीक्षण कर लेना चाहिए, जो प्लानिंग किए हैं ना इन सारी चीज़ों का निरीक्षण कर लेना चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई है और उसको किस तरीके से लागू किया जाए। ठीक है, अब हमने किस विधियों के द्वारा हमें बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रविधियों का प्रयोग करना है, किस टीचिंग एड्स का प्रयोग करना है जिसके आधार पे हम शिक्षण को सरल और आसान बना सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो निर्धारण होती है वो निरीक्षण के दौरान ही पूरा हम निरीक्षण कर लेते हैं, इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पर सुधार करने की और आवश्यकता है, तो समय रहते ही हम उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं निरीक्षण एवं मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है कि क्यों इसमें हर एक विधियों की विवेचना की जाती है। ठीक है, वो सारे चीज़ें हम यहाँ से निर्धारित कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या किया जाता है, अभ्यास की शुरुआत की जाती है। पंचम चरण में उपरोक्त सारी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करने के पश्चात ही हम अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे एक टीचर को क्या किया जाएगा, एक शिक्षण कौशल दिया जाएगा, उसमें एक टॉपिक लेकर के वो शिक्षण का कार्य करने आएगा क्लासरूम में। तो वो जो पहले से गतिविधि प्लानिंग किया हुआ है उसको सुचारू रूप से संचालित करने का वो काम करेगा, जिससे कि वो अपने को एक टीचर के आदर्श टीचर के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुतकरण कर सके। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे समय जो कक्षा निरीक्षक रहेगा वो क्या करेगा, टीचिंग के दौरान या टीचिंग के पश्चात कह सकते हैं कि उसमें क्या करेगा, उसको जो कमी है उस कमी को अवगत कराएगा, फीडबैक देगा और जो उसके पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं उसको भी बताया जाएगा कि ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ कमियां रह गई हैं, तो अब उसके दौरान ही निरीक्षण के दौरान ही वो क्या करेगा, वो सुधार करेगा अभ्यास के समय ही, जब अभ्यास की शुरुआत करेगा इसमें। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ों को वो परिवर्तन भी करेगा, महसूस करेगा कि नहीं इस विधि से हमने अच्छे ढंग से बच्चों को नहीं सिखाया, नहीं बता पाए, तो अब हमको क्या करना चाहिए, यहीं पे मेथड अपना परिवर्तित कर लेना चाहिए, अब हमको दूसरे मेथड से सिखाना चाहिए जिससे कि बच्चे ज़्यादातर सीख पाएँ। या फिर ये भी वो महसूस करेगा कि इसके प्रभावशाली या फिर इस शिक्षण विधि से पढ़ाने से कितने बच्चे सीख पाए हैं, अगर कम ही बच्चे सीख पाए हैं तब भी कहीं ना कहीं हमें अपने शिक्षण विधियों में सुधार करना है, क्योंकि हम क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा पाए। इसका मतलब जिस विधि के द्वारा हम कौशल का सिखा रहे थे वो उतना ज़्यादा बच्चों पे प्रभावशाली नहीं सिद्ध हुआ ना, तो इसलिए हमको क्या करना है, अपने शिक्षण विधि में भी चेंजिंग करना है। प्रक्रिया का में बदलाव, अब क्या करेगा, अंतिम चरण में जो अध्यापक शिक्षण को प्रभावकारिता या जो उसकी आवश्यकता है उसको वो चेंज करेगा, शिक्षण प्रक्रिया में वो परिवर्तित करेगा, जिससे कि विद्यार्थी अपनी जो क्षमता है, दक्षता है, उसके अनुसार वो
उच्चतम या कह सकते हैं सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुतिकरण कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया में क्या करेगा, बदलाव करेगा, जिससे कि वो अपना सर्वोच्च दे सके कक्ष में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे अनुरूपित शिक्षण के चरण होते हैं और इन्हीं चरणों के आधार पर ही हम अनुरूपित शिक्षण करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अनुरूपित शिक्षण से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, उसके लाभ क्या होते हैं, मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।